ChemFact Education. वेलकम टू द ChemFact एजुकेशन। सो इन दिस वीडियो BHU का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा, तो इस वीडियो में मैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं 91 से लेकर 120 तक 30 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करूंगा और हम ये समझेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से कितने क्वेश्चन करने लायक थे और जो कन्फ्यूज़न वाले थे उनको कैसे डील करना चाहिए पेपर के अंदर। हमने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मोस्टली इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है वो मैंने ही कवर किया हुआ है, तो मैं बताऊंगा मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे पढ़ाई है और जो स्ट्रेटजी बताई थी वो वर्क कितनी करती हुई नज़र आई है। डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं बेटा कि जो पीरियोडिक है, आप जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, पहले पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं बस। पीरियोडिक आपको जो पढ़ाया है वो आया था 3 क्वेश्चंस विच मीन्स अराउंड 9 मार्क्स, क्योंकि ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 3 मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग, जिसको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई है इन कंपैरिजन टू पीरियोडिक, तो आप देखते चलिए जो बातें मैंने पढ़ाते वक्त क्लास में बताई हैं वो सब मैच कर रही हैं या नहीं कर रही है। ठीक है, अराउंड 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जैक्ट 5 ही हैं एक्चुअली, तो 15 मार्क्स यहाँ से हो गए हैं। कोऑर्डिनेशन जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ऑब्वियसली 7 क्वेश्चन हो गए हैं। मेन ग्रुप जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री के नाम से लोग जानते हैं, हालांकि मेन ग्रुप में S और P ब्लॉक को ही हम पढ़ते हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, देखो कितना डिटेल में पढ़ के गए, क्वेश्चन कितने आए, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनी एग्जाम। आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किसमें कितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, ऑलवेज फोकस ऑन द क्वालिटी। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब मैं एक टीचर होकर तुम्हें बता रहा हूँ कि किससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किससे कम मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो उनको ध्यान से सुना करो। अब OMC में कुछ बच्चे जो थे पढ़ाते वक्त कहते हैं सर कपलिंग रिएक्शन भी पढ़ा दो। मैं क्यों पढ़ाऊँ तुम्हें कपलिंग रिएक्शन? मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल और कार्बोनिल के बीच की जो बॉन्डिंग है उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं इस बार। हालांकि जो मैंने बताए थे कि आप लोग जरूर, जो मैंने कैटालिसिस वाला पोर्शन पढ़ाया था, मैंने बताया था उस कैटालिसिस वाले पोर्शन में ये बात ध्यान से देख के जाएं, विल्किंसन कैटलिस्ट कहाँ यूज़ होता है उसमें, या फिर वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या है, ये जो पढ़ाए थे मैंने सिर्फ कहा था एक बार उस साइकिल को देख लो। इन केस आपने नहीं भी देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक क्वेश्चन से। अगर एक क्वेश्चन की वजह से आपको इतना सारा डिटेल पढ़ना पड़ता और वही क्वेश्चन नहीं हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इट इज ऑलवेज अबाउट टाइम। और अगर तुम टाइम बचा सकते हो तो इतने टाइम भी बचाए और एक क्वेश्चन तुम कोई दूसरा भी कर सकते हो। तो ये हमेशा एग्जाम के वक्त, वैसे कहने में तो अच्छा लगता है कि सर हम सिर्फ सारा पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल जाना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ एग्जाम क्लियर करना एक डिफरेंट चीज़ है, एक आर्ट है, तो उसको बहुत ध्यान से समझो। और DU का एग्जाम तुम्हारा होने वाला है तो इन चीज़ों को अप्लाई करना जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। OMC से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं, जबकि D एंड F ब्लॉक, मेनली F ब्लॉक से 2 क्वेश्चन नजर आएंगे। और बायो इनऑर्गेनिक से भी 2 ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाले हम थोड़े से रटने वाले पार्ट को मान के चलते हैं, बट फिर भी इनसे जो क्वेश्चन आए हैं बहुत सिंपल हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 91 क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। 1 का मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहली बात तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात की है, तो यानी ये OMC का क्वेश्चन हो गया है और हमें इसमें ये देखना है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनमें से कौन कौन से हैं। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक जो रिजिड डेफिनेशन होती है उसमें मेटल और कार्बन जो है उनके बीच में इंट्रैक्शन होना जरूरी है, उसको हम जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, बट ये कोई रिजिड डेफिनेशन भी नहीं है, तो उस बेसिस में आपको कहूंगा भी नहीं। तो ऑप्शंस देखिए, क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, मायोग्लोबिन में भी है, लेकिन हेमोग्लोबिन जो होता है इज अ टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है, इसका एक जो दूसरा नाम है कोबालमिन भी, कोबालमिन लिख देता हूं मैं, कोबालमिन भी इसको कहते हैं। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोबाल्ट जो है इस तरीके से रिंग में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन एक साइड R ग्रुप से भी जुड़ा होता है, यानी कार्बन भी है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नेचुरली अकरिंग भी है ऑब्वियसली विटामिन B12। तो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। हालांकि JB सर ने इसका पूरा डिटेल जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन किया होगा। ठीक है, कभी कभी ये बात भी समझो कि JB सर ने, मेरे को वो लेक्चर मैंने भी देखा, हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन कितना डिटेल में डिस्कस किया है, तो इससे पता लग जाता है कि भाई ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं,
तो हर ये नहीं है कि उस टाइम पे यही पढ़ना था, कभी कभी किसी टॉपिक को पढ़ने से ये भी पता लगता है कि कौन सा पार्ट हमें नहीं, उसे पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि चलो ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, अब आगे दो सोचेंगे। तो इसलिए हर पार्ट सुनना, टीचर की क्लास को अटेंड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि ये टॉपिक जो है एफ ब्लॉक हो गया है। एफ ब्लॉक में आप आकाश सर की वीडियो देखिए, ठीक है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो एफ ब्लॉक में बहुत गिने चुने पोर्शन होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने क्या है कहा है, कलर ऑफ लैंथेनॉइड सॉल्ट आर पेल एज द ट्रांजिशंस आर स्पिन फॉरबिडन। ये स्पिन फॉरबिडन होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कलर होते हैं लैंथेनॉइड सॉल्ट के वो पेल होते हैं। पेल से इनका जो मीनिंग है, कहने का मतलब है लेस इंटेंस, ज़्यादा इंटेंस नहीं होते। ये सब आपको जेबी सर ने पढ़ाया होगा, इंटेंसिटी, लैपोर्टी फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन। तो क्योंकि चाहे डी डी ट्रांजिशन हो चाहे एफ एफ ट्रांजिशन हो, दोनों ही लैपोर्टी फॉरबिडन होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डी डी वालों में लैपोर्टी रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि डी वाले ऑर्बिटल बाहर होते हैं। आप किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, याद करो मैंने क्या बताया था, NS फिलअप होता है, NP होता है, N-1D, N-2F। तो डी वाले जो होते हैं वो बाहर ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो लिगेंड की वजह से थोड़ा सा डिस्टोर्शन आता है, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन में लैपोर्टी रिलैक्सेशन मिल जाता है, जबकि एफ वाले अंदर एम्बेडेड होते हैं, इनमें लैपोर्टी रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो दैट इज़ वाई दीज ट्रांजिशन जो है लेस इंटेंस, इनकी ट्रांजिशन की वजह से लेस इंटेंस कलर होते हैं, जिसको वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पेल कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो वो उसका रीजन स्पिन फॉरबिडन नहीं है, लैपोर्टी फॉरबिडन वाला आंसर होगा। 4F ट्रांजिशन बैंड्स आर बोर्ड एंड हाईली अफेक्टेड बाय लिगेंड्स। नहीं, ये हाईली अफेक्टेड वाली जो बात है ये टोटली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये अंदर एम्बेडेड होते हैं। ऐसे ही 4F 5F ट्रांजिशन की भी बात करें, ये भी, इसमें भी गलत बात ये वाला पार्ट है कि हाईली अफेक्टेड बाय लिगेंड्स, क्योंकि जो अंदर एम्बेडेड हैं वो लिगेंड से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। 4F से 5F ट्रांजिशन ऑब्जर्व नहीं होती है, विच इज़ ट्रू। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि एनर्जी गैप जो है 4 to 5 क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। देखो एफ ब्लॉक वालों में आपको थोड़े से ही कुछ पार्ट्स होते हैं, जो वीडियोस हैं सिर्फ वही देखनी है, उनसे ही क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाया करो, सो दैट आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ ईथेन। अगेन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से क्वेश्चन आया हुआ है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने आप लोगों से क्या पूछा है कि एक्टिव स्पीसीज कौन सी है। अब आप लोग ये बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर एक्टिव स्पीसीज़ की बात की जाए तो ये OMC में जब हम ये सारी होमोजेनियस कैटालिसिस वगैरह पढ़ते हैं, तभी मैंने आप लोगों को कहा था आप सारी साइकिल्स याद करके मत जाइए, आप सिर्फ उनके बारे में बेसिक बात ध्यान रखिए। कि जैसे कि हमने विल्किंसन कैटालिसिस में बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, PPS3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, देन कब ऑक्सीडेटिव एडिटिव एडिशन रिएक्शन होती है, कब माइग्रेटरी इंसर्शन, रिलेटिव एलिमिनेशन, उन स्टेप्स को देखने के लिए कहा था। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट का अगर आप थोड़ा सा भी जो मैकेनिज्म है वो देखते तो आपको पता लगता है जो रिएक्टिव स्पीसीज है वो TiCl3 प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि ये सीधा नॉलेज वाला क्वेश्चन था। व्हाट आर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग स्कीम। एक्स और वाई इस स्कीम में क्या गिवन है, तो देखो ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें क्लियर बताऊंगा। कॉपर सल्फेट में को जब वाटर में ऐड करेंगे तो कॉपर 2+ आयन मिलेंगे, और KCN से क्या आएंगे, साइनाइड आयन। तो सिंपली हम यही आंसर बनाते हैं कि सर CuCN2 बनना चाहिए, और चाहे ये बनता भी हो बट CuCN2 रिड्यूस होकर CuCN में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कॉपर +2 किस में आ जाएगा, कॉपर +1 में। रीज़न क्या है इसका, तो आप देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि साइनाइड जो है एक सूडो हेलोजन है। सूडो हेलोजन मैंने बताया थे, सूडो हेलोजन क्या क्या होते हैं, एजाइड होते हैं, साइनाइड, थायोसाइनाइड जो होते हैं, OCN, एजाइड और भी बहुत होते हैं। तो सूडो हेलोजेंस बोलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है हेलोजन से मैच करती है। इसका मतलब ये है जस्ट लाइक I नेगेटिव इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस इटसेल्फ टू आयोडीन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जस्ट लाइक दैट साइनाइड जो है वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, साइनोजन गैस प्रोड्यूस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कॉपर अगर +2 में प्रेजेंट है और उसके साथ साइनाइड विच इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, यानी इट विल कॉपर 2+ विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कॉपर +1 में आ जाएगा और CuCN बनेगा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अगर आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, कॉपर +1 में है तो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा
तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फेवरेबल नहीं है कॉपर के लिए, क्योंकि कॉपर जो है अलोंग द प्लेन, मैंने बताया था अलोंग द प्लेन मूव करते हैं, साइज जो है वो मेटल का थोड़ा छोटा होता चल जाता है, तो हाइयर कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने की टेंडेंसी जो है वो क्या होती है, कम। दैट इज वाई 4 साइनाइड जुड़ पाएंगे और कॉपर +1 में होगा और साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि अपने लेवल के क्वेश्चंस को ही करो, आप नेट गेट के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। यही क्वेश्चन एग्जैक्ट नीट में आया हुआ है। और मैंने बताया था कि नीट जेई, अगर मैं 11th-12th के क्वेश्चन सारे मैं लास्ट ईयर्स के पढ़ाता हूँ सभी को, तो उनकी बातें ध्यान से सुनो, उन्हीं के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक स्टेप और आगे आपको जोड़ के दिखा दिया इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एयर को बबल करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट NH3 2 पॉजिटिव के सॉल्यूशन में, तो कलर चेंज होता है, तो क्या बनता है। तो एयर जब हम बबल करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करती है, कोबाल्ट 2+ का ऑक्सीडेशन कर देती है, और कोबाल्ट 2+ के बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स इनटू कोबाल्ट 3+। ये मैंने कहाँ पढ़ा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बताया था कोबाल्ट अगर +2 में है और अमोनिया लिगेंड है, इसके लिए बना रहा हूं मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। तो 3 ऑर्बिटल इस तरीके से होंगे, ऊपर होंगे 2, D6 है ये, और अमोनिया जो है वीक फील्ड लिगेंड की तरह कर रहा होगा। अगर सॉरी, इसके लिए नहीं बना रहा हूं मैं, +2 वाले के लिए बना रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, यानी कि CONH3 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2+ D7 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से समझिए हर एक चीज का रीजन, ठीक है। मैंने देखा है कि डिस्कशन के वक्त लोग ये भी बोल देते हैं बस इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, तो फिर डिस्कशन ही कहाँ रहा, आंसर की रिलीज कर दो। आपने कहाँ पढ़ा है, मैं इसलिए बताता हूँ, चलो मैंने कहाँ पे कौन सी बात बोली है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किए, नीट के लिए मैंने कह के पढ़ाया हुआ है क्लास में कोऑर्डिनेशन में, इसको मैंने CFSC की एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है कि कोबाल्ट जो D7 वाले सिस्टम होते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रीजन ये है, अब देखो ऑक्सीडाइज होने के बाद अगर कोबाल्ट 3+ वाला सिस्टम बनेगा, कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, और कोबाल्ट 3+ के लिए अमोनिया जो है SFL की तरह एक्ट कर रहा होगा। ये वाली लाइन नहीं आई, 1 2 3 4 5 एंड 6। और सीधी सी बात है, अगर ये स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नोट है और ये एनर्जी डेल्टा नोट मान लो ये 1 है और डेल्टा नोट 2 है, तो ज़्यादा कौन सी होगी, डेल्टा नोट 2 वाली, क्योंकि अब अमोनिया जो है कैसे एक्ट कर रहा है, इसका SFL की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक तो स्प्लिटिंग ज़्यादा है। अब देखो ऑक्सीडाइज ये जल्दी क्यों हुआ, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है यू हैव टू आयोनाइज, यानी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, लूज, विच रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी मिलेगी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो एनर्जी आती कहां से है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर D6 में जा रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, देखो नीचे आ रहा है, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो एनर्जी जो है क्या होगी, रिलीज होगी। तो कोबाल्ट 3+ के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है। स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने की वजह से जो इसको हम 2 स्टेप में मान सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, पेयरिंग, ऐसा बुक्स में भी लिखा है, हुई गेटर आप बुक पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रखी है इनके बारे में, बहुत काम कीजिए। स्टेप नंबर 1 को हाइपोथेटिकली 2 पार्ट में स्टेप करें। स्टेप नंबर 1 इज पेयरिंग, पेयरिंग में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। स्टेप नंबर 2 इज आयोनाइजेशन, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है। अब जो आयनेशन में एनर्जी लगेगी वो कहां से रिलीज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन नीचे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरा जा रहा है उससे एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल कंपनसेट फॉर दिस, दैट इज व्हाई इट विल इजीली ऑक्सीडाइज। तो वो तुमसे यही देखना चाह रहे थे कि क्या तुम्हें पता है कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर आप डायरेक्टली कोई भी कॉम्प्लेक्स बना दोगे इसका, ठीक है। तो CFSC की एप्लीकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना, मैंने पढ़ाई थी एक करके। ये है 96 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्रिप्टेंट्स एंड क्राउन इथर्स के बारे में बात की है। जब हम नेट और गेट के लिए पढ़ाते हैं, टेस्ट अभी भी यूट्यूब पे है, मैंने एक टेस्ट लिया था, और क्रिप्टेंट्स और क्राउन इथर्स में मैंने पूछा था कौन सा एल्कली मेटल जो है, जनरली एल्कली मेटल के साथ काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वहां हमें पता होना चाहिए क्रिप्टेन 222 के साथ कौन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्राउन इथर्स में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन ये सब DU BHU जैसे एग्जाम के लिए नहीं डिटेल में है, इसीलिए इन्होंने इसमें ये भी नहीं पूछा है कि किस एल्कली मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, सिर्फ और सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया। यानी बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में ऐसे हैं जो तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें इनके बारे में सुना है कि नहीं सुना है। इसलिए जो DU की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल जरूर देख के जाएं। जैसे कि यहाँ क्रिप्टेंट्स हैं, क्रिप्टेंट्स में जनरली क्या होता है, इस टाइप के होते हैं, मैक्रोसाइक्लिक तो होते ही हैं, साथ में वो मेटल को एक की चारों तरफ को ना इस तरीके से फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके दिखा दूँ। मान लो ये है नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, CH2 CH2O CH2 CH2O CH2 CH2 इस तरीके से है, CH2 CH2O CH2 CH2O CH2 CH2O CH2 CH2O CH2 CH2O
ऐसे, और बीच में जो होगा वो मेटल आ जाएगा। तो आप समझिए कि मेटल के चारों तरफ घूम जाते हैं और काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और सीधी सी बात है, इनकी एक फिक्स साइज होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल जिसका साइज सेट होता होगा उसमें ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते होंगे, वो इजीली फिट हो जाता होगा। इसीलिए कौन से क्रिप्टेन में, कौन से क्राउन ईथर में, ऐसे क्राउन ईथर जो है इस तरीके से भी होते हैं ना, बहुत सारे इस तरीके से बड़े बड़े भी होते हैं, इनके नेमिंग वगैरह मैंने पढ़ाई हुई क्लास में पढ़ लेना, किसको 18 क्राउन 6 बोलते हैं, क्राउन 4 किसको बोलते हैं। तो इसमें जो डोनेटिंग मेटल से जो होंगे वो कौन है, ऑक्सीजन। और क्रिप्टेंट में कौन कौन है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्रिप्टेंट्स में बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्ट करते हैं लिगेंड की तरह, यानी कि मल्टीडेंटेड लिगेंड तो ऑब्वियसली उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन जबकि क्राउन ईथर्स जो हैं उन इस टाइप के, उनमें सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है। बात समझ रही? तो हर चीज़ ध्यान से समझो। इसीलिए मैं कहता था जो नेट गेट के जो लेक्चर्स हैं जो हमने आपको कभी दिए भी हैं, तो उनको सिर्फ गो थ्रू करो, क्योंकि जिसने क्रिप्टेंट सुना है और पेपर में याद आ गया तो मार्क्स आ जाएंगे 3, नहीं सुना है देन डू नॉट टेक अ रिस्क। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व इन, हम जानते हैं इन सब का स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बताया है। P4 का स्ट्रक्चर भी पता है हमें, P4O6 में क्या होगा, इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर मैंने मेन ग्रुप में पढ़ा रखे हैं, ये मेन ग्रुप का ही क्वेश्चन है। दिस इज योर P4O6। अगर P4O10 की बात करते हैं तो 4 ऑक्सीजन और हैं, यानी एक ऑक्सीजन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये अपने जो लोन पेयर है इसके ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। और अब फॉस्फोरस ने अगर मान लो इसके साथ बॉन्ड बना भी दिया ऑक्सीजन के साथ, मैं फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की पिक्चर एक तरफ ले लेता हूं, अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना भी दिया तो अब फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन sp3 हो गई है, sp3 हो गई है 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली बचा होगा अब, डी, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3 एंड 3d0। 3s2 में लोन पेयर था मान लो, 3p3 हाइब्रिडेशन तो sp3 थी पहले भी, इसने लोन पेयर जब डोनेट कर दिया इसके साथ बॉन्ड बन गया है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा बचा है, डी, और ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं, इसके पास हमेशा कौन सा होता है, पी होता है, तो इसका पी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल इस तरीके से, और बैक बॉन्ड हो रहा है क्योंकि पहले फॉस्फोरस बॉन्ड बनाएगा एंड उसके बाद कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। दैट इज व्हाई दिस इज योर पी से डी में बैक बॉन्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई। मैंने बताया है किस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं। AS3O6 में नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, आपको नेट पे भी मिल जाएगा स्ट्रक्चर। कार्बन मोनोक्साइड में नहीं हो पाएगा, ये सारे स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, ऑल द एक्टिनोइड एलिमेंट्स, यानी कि फिर से किससे आ गया है, एफ ब्लॉक से। तो मैंने क्या बताया, एफ ब्लॉक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आकाश सर ने जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया है कि किस तरीके से इन सबको याद करना है। यू शुड वॉच दिस वीडियोस। अब इसमें आपको याद करने का जो तरीका था प्यार से उसने पुकारा यूं ऐसे करके वीडियो को याद करने का पूरा तरीका होता है जो सिखाया जाता है ब्लॉक के लिए। तो उसमें जो सबसे एंड में आपके पास एलिमेंट आएगा जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा, NO वाले का जो एटॉमिक नंबर था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कितना था, 102 था, यस 102, हाँ, क्योंकि इसके बाद आगे वाला जाता है ल्यूटेशियम, लोरेंसियम, सॉरी 102। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, कौन सी नोबल गैस यूज करेंगे, देखो रेडोन, कितने हो गए 86। 7th पीरियड के कौन कौन से ऑर्बिटल भर जाएंगे, 7s 7p 6d एंड 5f। 86 एंड 2 88 एंड 14। 88 एंड 14 कितने होते हैं बेटा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा, मेरी मैथ्स बहुत ही खतरनाक है। 12 + 1 102, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, यानी 6d में कुछ नहीं, 6p में कुछ नहीं है। इसने पूछा एक्टिनोइड की जनरल तो +3 होती है, लेकिन +2 इनमें से किस पे स्टेबल है, तो देखो ये सबसे हायर एनर्जी के हैं 7s वाले, और ये दोनों लूज करने के बाद फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, फुली फिल्ड, सिर्फ यही एक ऐसा केस है। और हालांकि अगर तुम PA वगैरह की बात करोगे, इसीलिए NCERT तक में भी गिवन होता है कि किस पर कौन सी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। लेंथेनोइड्स के लिए भी गिवन होता है, एक्टिनोइड्स के लिए भी गिवन होता है, तो आप लोग वो वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि PA पर +4 और +5 स्टेबल है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया लगाया जा सकता है। इस पर +3 +4 +5 +6, इस पर 3 और 4, और सिर्फ ये है जिसका नाम है नोबेलियम 102, जिसको इस तरीके से कॉन्सेप्ट से भी एक आइडिया लगाया जा सकता है। अदरवाइज आप लोग जो पढ़ा है सिर्फ वीडियोस देख के जाइए, और इन लास्ट ईयर के क्वेश्चन से आइडिया लगाइए। देखिए हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड। सो रिएक्टिविटी के बारे में अगर ऑर्डर है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो सकता है। देखो ये तीनों जब मैंने इंटरहैलोजन कंपाउंड पढ़ाए हैं तब मैं बार बार इन चीज़ों को कहता था कि बेटा इनके बारे में सुन लो, मैंने और यूट्यूब पर ही है वीडियो, आप जरूर देखना। जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा उसमें बता दिया था कि ये जो है एक कलरलेस गैस है, और BrF3 जो है वो येलो लिक्विड होता है, लिखवा रखा है क्लास में साफ साफ।
और IF3 जो है वो येलो सॉलिड है। मैंने बताया था, इनको थोड़ा सा आइडिया रखो। उससे क्या आइडिया हमें थोड़ा लग रहा है, देखो पहली बात तो स्टेबिलिटी की बात क्या होती है। हेलोजन जो है, जितना सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है जनरली, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है। और दूसरी बात, अगर आपको ये भी पता है कि ये गैस है, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, दैट मीन्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट इसके क्या होगा, रिवर्स होगा। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद आयरन, आयरन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हम Fe(F3), FeCl3, FeBr3 प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं Fe प्लस और जो I नेगेटिव है ये जुड़ के कुछ ऐसा बना ले, FeI3 बन सकता है। लेकिन मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ा है, इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स मैंने बताया था, बिल्कुल सेम यही एग्जांपल है। एक ये था, एक ये था CuI2 वाला। मैंने बताया CuI2 में कॉपर +2 में है तो ये Cu2I2 प्लस आयोडीन गैस इवॉल्व होगी, क्योंकि I नेगेटिव एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो यहाँ कॉपर +2 को रिड्यूस कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि साइनाइड वाज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनकी एक चेन है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ रटते हुए चलना है। देखो कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा आ रही है। Fe3 प्लस I नेगेटिव को रिड्यूस करता है, दैट इज वाई Fe3 प्लस का रिडक्शन होकर Fe+2 बन जाता है और I नेगेटिव के रिडक्शन से क्या बन जाता है, I2 बन जाता है। तो FeI2 प्रोडक्ट बन सकता है। तो Fe3 आयन फॉर्म्ड इज अनस्टेबल एज Fe3 ऑक्सीडाइज I नेगेटिव आयन। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, I नेगेटिव को Fe3 प्लस ने ऑक्सीडाइज कर दिया है, क्योंकि Fe3 प्लस हाई चार्ज में है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, विच इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रियोन्स क्या होते हैं, ये NCERT सवाल है। जब भी हम ओजोन लेयर डिप्लेक्शंस की बात करते थे कि ओजोन लेयर को कौन कौन डिप्लेक्ट कर सकता है, तो उसके आंसर जनरली दो ही होते थे। एक तो ये होता था कि जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, जब वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में जाते हैं तो उनके जो एग्जॉस्ट सिस्टम होते हैं वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड्स वगैरह, नाइट्रोजन गैसेज होती हैं जो ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है जो आप देख सकते हैं। दूसरा ये होता था कि जो फ्रियोन्स होते थे, फ्रियोन्स साफ साफ मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होते हैं, AC वगैरह या इनमें इस्तेमाल होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो भी ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये वाली बात ओजोन की फैमिली के साथ जुड़ी हुई बात है और मैंने पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे चैनल है, मेन ग्रुप में जाओ, मैंने पढ़ाया होगा इसको, ग्रुप नंबर 16 या ऑक्सीजन या सल्फर करके पूरा का वो होगा थंबनेल, ग्रुप नंबर 16 केमिस्ट्री में। तो ये वाली बात मैंने वहाँ बता रखी, ठीक है। ये वाली बात देखो, हर क्वेश्चन की बता रहा हूँ, ये वाली बात मैंने कहाँ बता रखी है, मैंने बता दिया। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अलग से बता रखी थी मैंने। इंटरहेलोजन कंपाउंड हर क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो देखो जरा ध्यान से, हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन आए जिसमें ना बताया, तो देखते हैं उनको कैसे करना था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने नहीं बताया, यही आ गया। अच्छा हो, इंडस्ट्रियल फ्यूल कंटेनिंग एन इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे पहली बात तो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स का क्वेश्चन मैं काउंट करूंगा। हालांकि जो छोटी क्लासेस होती हैं, मेन ग्रुप वगैरह में भी हम पढ़ाते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो क्रिस्टलाइन है उसमें तो ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन वगैरह होते हैं। कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं कार्बन की गैसेज, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो कार्बन मोनोक्साइड के डिफरेंट कंपाउंड जैसे वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ाते हैं। तो CO प्लस N2 जब सुनते हैं तो दिमाग में आता है वाटर गैस शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो CO प्लस H2 देखते ही मेरे दिमाग में भी वाटर गैस आंसर आया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जो है इन्होंने और भी मेंशन किया हुआ बेटा, और वो है इक्विमोलर मिक्सचर। तो वाटर गैस में कहीं ऐसा इक्विमोलर मिक्सचर वाला मैंने नहीं देखा है। इक्विमोलर मिक्सचर जब होता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा सिंथेसिस गैस। हालांकि इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है वो सिंथेसिस गैस, इसको सिन गैस भी कहते हैं। इसमें CO और H2 जो इक्विमोलर मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी साइड प्रोडक्ट में CO2 भी प्रोड्यूस होता है। तो मोर एक्यूरेट क्लोजेस्ट वन जब चूज करना होता है, अगर वो सिर्फ CO प्लस H2 कहता तो मैं वाटर गैस को चूज कर सकता था, और लेकिन अब क्योंकि उसने इक्विमोलर मिक्सचर लिख दिया तो आई विल चूज सिंथेसिस गैस और सिन गैस। इसके अलावा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर यानी MOT पे क्वेश्चन आ गया है। डायटोमिक मॉलिक्यूल दिखते ही आप MOT पे जंप कर जाइए, मैंने 1000 बार बोला है पढ़ाते पढ़ाते। और इस बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करने के लिए मैंने बताया था O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है 2। यही तरीका बताया था मैंने कि 14 से याद रखना बॉन्ड ऑर्डर। 14 वाले का कितना बताया था, बोलो जल्दी। 14 वाले का 3, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे 2.5, 17, 1.5। तो O2 प्लस पे 15 इलेक्ट्रॉन है, O2 नेगेटिव के पास कितने हैं, 17 हैं, ठीक है।
तो बॉन्ड ऑर्डर का आप आइडिया लगा ही लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, O2+ का है, तो एक ही ऑप्शन में O2+ आ गया, आगे चेक भी नहीं करना था। ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं लगाते हम कि ऑप्शन सारे डिस्कस कर सकें, एक देखा खत्म हो गया, किसी और में O2+ आगे नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, कई बार स्पीड से मैं जल्दबाजी भी कर देता हूँ, बट कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, डेफिशिएंट बॉन्डिंग किस में ऑब्जर्व हो सकती है, लिथियम हाइड्राइड्स में, ठीक है, या बेरिलियम हाइड्राइड्स में, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 17 या हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर लिथियम हाइड्राइड है Li+H- तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसका अपना डुबलेट कंप्लीट है, Li+ का डुबलेट कंप्लीट है, आयनिक कंपाउंड है। बेरिलियम हाइड्राइड्स मैंने स्पेशली पढ़ाए हुए हैं, मैंने बताया था इस तरीके से ये पॉलीमराइज भी अगर कर जाते हैं, जब ये पॉलीमराइज भी करेंगे ना तो भी इस तरीके से ये होते हैं, एक रिंग प्लेन में होती है, एक उसके परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि बेरिलियम जो है उसका जो आपको ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। आप सोचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है बेटा कि हाइड्रोजन के पास क्या हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये जो है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये मैंने ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ाया है। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स का, हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के जो हाइड्राइड्स हैं जैसे HCl, HF ये वगैरह सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। हालांकि ट्रांजिशन मेटल्स के जो हाइड्राइड्स हैं उसमें आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं, पर इसके सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते हैं। ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नॉन स्टोइचियोमेट्री वाले भी होते हैं। बट जब क्वेश्चन की सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा है पेपर में चूज द क्लोजेस्ट वन, तो बेरिलियम हाइड्राइड तो हमेशा ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर शुड बी दिस। बट आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, NCERT रेफर कर सकते हैं आप इसके लिए क्लास 12 की। ठीक है, और ये आई गेस ये है हाइड्रोजन चैप्टर में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंस है, मुझे चाहे बायोमोलिक्यूल्स हो, D&F ब्लॉक है चाहे, तो ये अच्छे से DU के लिए ये बात ध्यान रखना है, NCERT का एक एक पेज पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो है सब पढ़ के जाओ, बहुत सारी चीजें इनसे ही आ रही हैं इन एग्जाम्स में। इन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल Mn3+ कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड इज। तो देखो बेटा Mn3+ जो है इसको बहुत ध्यान समझना, D4 सिस्टम है, ये ऑर्गल डायग्राम से है और ये हम में से अभी किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि हमने कोर्स कवर में ये वाला भी पोर्शन कवर कर दिया, ये होने वाला है कवर। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते थे, पर अगर आपने ऑर्गल डायग्राम समझते हैं ट्रांजिशन वगैरह के लिए तो आप आंसर समझिए क्या आएगा। तो हम जानते हैं अगर फ्री मेटल आयन है, फ्री D4 मेटल आयन, लेकिन हाँ ये तो है उसके लिए टर्म क्या होगी, टर्म निकालना जेबी सर ने मॉलिक्यूलर एटॉमिक टर्म सिंबल निकालने सिखाए हैं, ये इसकी टर्म आती है अगर D4 हो फ्री मेटल आयन में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि D4 अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर T2G, दिस इज योर EG, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स यू हैव अ होल, यहां पे क्या हो गया है, होल हो गया है, दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेशन हो जाती है यानी एब्जॉर्ब कर ले H-mu, तो यू विल गेट 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चल जाएगा, दैट मीन्स योर होल इज नाउ हियर। ठीक है, तो जो आपकी ग्राउंड स्टेट है ये वाली और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट जो है उसमें EG ऑर्बिटल जो है वो डबली डीजेनरेट है, क्योंकि होल इसमें भी हो सकता, मान लो ये dx² - y² है, dz² है, इसमें dz² में भी हो सकता था, dx² - y² में भी हो सकता था। इसका मतलब ये डबली डीजेनरेट है, इसकी अगर आप टर्म निकालेंगे तो डबली डीजेनरेट के लिए E सिंबल आता है, EG आएगा। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट है तो होल यहाँ पे है, नीचे वाले में ट्रिपली डीजेनरेट है, यानी होल यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और ट्रिपली डीजेनरेट के लिए वर्ड आता है T2, तो इसकी हो गई है ये स्टेट। दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ द फील्ड ये जो आपकी दो स्टेट्स हैं, ये वाली स्टेट है जो फ्री मेटल आयन में थी वो दो में इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, यानी दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट T2G एंड दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जनरली लोग इसका एक ही आंसर कर देते हैं कि सर एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी फ्रॉम दिस टू दिस, जिसकी वजह से वो करेक्ट आंसर 1 बता रहे हैं। बट D4 है अगर, तो आप लोगों को JTD किस लिए पढ़ाई है, मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया है JTD। तो JTD होने की वजह से ये स्प्लिट जो है फर्दर स्प्लिटेंस हो जाता है, हम जानते हैं इन स्टेट्स का। तो अगर फर्दर स्प्लिट हो जाएगा तो ये भी स्प्लिट हो जाएंगी इस तरीके से। ये जेबी सर इस बार डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, बस कुछ ही दिन की बात है, जेबी से स्टार्ट कर देंगे, DU से पहले आई होप कि वो स्टार्ट कर दें।
अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आगे पढ़ लेंगे, ये अदर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो अलाउड ट्रांजिशन है वो एक ये है और ये है, ठीक है। हालांकि जब आप तो करेक्ट आंसर शुड बी 3 होना चाहिए, अगर क्योंकि जेटीडी को आप कंसिडर करेंगे ही, आप D4 में जेटीडी को भूल नहीं सकते हैं। तो जो इसका स्पेक्ट्रा होता है जब आप देखते हैं तो उसमें आपको 2 जो है ब्रॉड पिक्स नजर आती हैं, पिक तो नहीं बोल सकते, ब्रॉड हो गया बैंड तो एक तरीके से, और ये दोनों एक दूसरे के से मर्ज होती है नजर आता है, जिसकी वजह से बैंड जो है थोड़ा सा बड़ हो जाता है। तो ऑर्गल डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग BHU वालों ऑर्गल डायग्राम वगैरह जो हमने पढ़ाया है, मैं उसके हिसाब से इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बोलूँगा ये हमने नहीं पढ़ाया, तो मैं आपने इस पर टाइम भी नहीं दिया होगा, आप आगे बढ़ जाना चाहिए, जबरदस्ती के आंसर नहीं करने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू द वर्नर थियरी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इंडिकेट, मैंने क्या बताया, साफ साफ लिखवा रखा है, यूट्यूब पर ही है वीडियो वर्नर थियरी पूरा डिटेल में। मैंने हर बार ये बोला है कि प्राइमरी वैलेंसी जब भी बोलूँ मैं, तुम्हें क्या सुना देना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट सुना देना चाहिए। और मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक तरीके का चार्ज है, चाहे वो अपरेंट चार्ज ही क्यों ना हो, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी भी मैंने बताया था कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि DU में भी आएगा इनसे क्वेश्चन पक्का, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो डेंटिसिटी आप लोगों को अगर लिगेंड की पता होगी तो यू कैन इजीली फाइंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो। एक एक्वस सॉल्यूशन है COCl3.XNH3, आपको पहले आइडिया लगाना है, बढ़िया, ये है वर्नर थियरी की ही बात चल रही है, अब तक ये वर्नर से बाहर नहीं आए। हमेशा इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा आइडिया लगाए इसके बारे में हमें सर ने कहाँ पे पढ़ाया है, क्योंकि कई बार आप रैंडमली जो थियरी उस पर लग भी नहीं होती उससे आंसर करने लगते हैं। अब इसने तुम लोगों को कहा है रिएक्शन करवाते हैं अगर इसकी तो 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन मिलेंगे, और हम जानते हैं कंज्यूम करता है 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो मैंने बताया था, वर्नर पूरी थियरी पढ़ाई थी, किस तरीके से उसने प्रिडिक्ट किया था कि कितने Cl अंदर होंगे, कितने आयनाइज होंगे, नहीं होंगे। अगर 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट इस कॉम्प्लेक्स को COCl3.XNH3 से 2 मोल ही AgNO3 के कंज्यूम हो रहे हैं और 2 मोल ऑफ AgCl मिल रहे हैं, इससे हमें ये आइडिया लगता है कि आउट ऑफ 3 ओनली 2 Cl आयंस जो हैं वो ही आयनाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स उन्हीं को हम आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे। तो यहाँ तो हम पहुंच गए, CONH3 कुछ एमोनिया होंगे, 1 Cl अंदर होगा और 2 Cl बाहर होंगे, तो इतने तक तो हम पहुंच गए हैं। इसने पूछा था वैल्यू ऑफ X इन द कंपाउंड विल बी। वर्नर थ्योरी आप जानते हैं, तो मेटल जो है उसने जो वर्नर थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है, तो अगर मेटल जो है उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही पढ़े थे, हालांकि कुछ 4 में भी पढ़े थे, पर कोबाल्ट सोल्ट जो स्टडी किए थे उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़े थे, तो आप 6 ही मान के चलेंगे यहाँ पर कि वर्नर के अकॉर्डिंगली मेटल जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाते थे, ठीक है। तो अगर 6 दिखा देते, इसकी डेंसिटी कितनी हो गई है 1, तो ये कितने अमोनिया और होंगे 5, दैट तभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो पाएगा 6 हो पाएगा। तो यू कैन प्रेडिक्ट द करेक्ट आंसर इज 5। Which of the following species is expected to have the smallest bond angle? बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के मैंने आप लोगों को बताया था 4 रूल हैं। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो गया तो देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साथ में NBEPR को जरूर ध्यान रखेंगे कहाँ पे डोमिनेटिंग हो रही है, और ड्रैगो जो कंपाउंड्स हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हाइब्रिडेशन CH4 में तो टेट्राहेड्रल है, sp3 तो सीधी सी बात है 109.28, दिस इज योर बॉन्ड एंगल। NH4+ आयंस में भी sp3 है सेम 109.28 बॉन्ड एंगल। अरे ये इनको बना के दिखा सकता हूँ, आप लोग कहेंगे तो इस तरीके से, पूरा क्लास में पढ़ाया हो बेटा। अमोनिया में एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडेशन तो sp3 ही है। देखो सबसे पहले हाइब्रिडेशन देखते हैं sp3 तो सारे के सारे sp3 हैं, तो अब क्या देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर अमोनिया में क्या आ गया एक, लोन पेयर ज्यादा होंगे तो तुम वेस्पर थियरी से वैलेंस और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी से भी आंसर कर सकते हो कि रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, कम हो गया। अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं लोन पेयर परसेंटेज एक्सेप्टर लविंग होते हैं, तो वो NH बॉन्ड में से एस करेक्टर खींच लेंगे, एस करेक्टर अगर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। अब NH2 मैंने अभी जो टेस्ट लिया था मैंने बताया था ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम टेकिंग नाउ विल बी फ्रॉम द बुक्स या रिसर्च पेपर से होंगे, इसलिए मैंने कहा था आप टेस्ट सीरीज बहुत ईमानदारी से दीजिए। और ये वाला मॉलिक्यूल मैंने अभी 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, ऑब्वियसली 2 लोन पेयर है तो ज्यादा एस करेक्टर लविंग होंगे तो इनका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त जिस तरीके से मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि बॉन्ड एंगल बताने कंपेयर करने के 4 तरीके हैं, इन चारों को फॉलो करूंगा, नहीं आया तो NBPR ट्रैक को जरूर देखूंगा। तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ये आसान क्वेश्चन था तो हो गया, मैं बॉन्ड एंगल के ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जिसमें आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ SO2Cl2 में बॉन्ड एंगल 109 से कम है या नहीं है, 10928 से कम होगा या नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे पेपर में दे दूँ तो क्या कर लोगे तुम लोग,
ठीक है, तो इसमें आप लोग ऐसे बनाते हैं SO डबल दिस एंड दिस। तो आप सोचते हैं कि पाई बॉन्ड भी परसेंटेज एक्सेप्टर लविंग स्पीसीज होते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और मैंने साफ साफ बताया था ये 120 है, क्या है 1 डिग्री है। यही टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था अलोंग विद NH2 नेगेटिव। मैंने क्वेश्चन जो पूछा था बुक से बना के कि इनमें से किस में बॉन्ड एंगल जो है 109.28 से कम होगा, ये पूछा था, और ये मॉलिक्यूल दिया था, और मैंने कहा था बेटा इसको ध्यान रखना। तो जब मैं टेस्ट से एक एक टेस्ट बैठ के बना रहा हूं यहाँ पे इस बार, तो आप लोग सिर्फ क्लास को अटेंड कीजिए, ध्यान से सारी वीडियोस देखिए, जो क्वेश्चन आते हैं वो सही हो जाएं, वही हमारा पर्पस होता है। सारा कोर्स तो दुनिया का कोई इंसान करके नहीं जाता, किसी के पूरे मार्क्स आए नहीं एडवांस वगैरह, किसी जो अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं। बॉन्ड एंड इक्वेशन बेटा मैंने कहाँ पढ़ाई है, सॉलिड स्टेट में, पर मैं इसे इनऑर्गेनिक में क्यों डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा देते हैं। कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसलिए केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन जो है मैंने इसको कंसीडर किया है। किस लिए यूज करते थे बॉन्ड एंड इक्वेशंस? बॉन्ड एंड इक्वेशन याद करो, इस मेडलन कांस्टेंट होता था, बॉन्ड एक्सपोनेंट होता था, मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं और IIT JEM में तो क्वेश्चंस भी आए हैं इसके ऊपर। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो इसमें तो आपको यही साफ साफ समझ आया। मैंने बताया था लैटिस एनर्जी कंपेयर करने के दो तरीके हैं लैटिस एनर्जी निकालने के। एक तो बॉन्ड हेबर साइकिल बताई थी क्लास में, ऐसे पढ़ाया मैंने स्टार्ट करके, और दूसरी मैंने बताई थी बॉन्ड लैंडेज इक्वेशन बताई थी, और दोनों पे ही BHU में क्वेश्चन है। इस पर ये आ गया सिंपल, बॉन्ड हैमर वाले को आगे देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो वो खुद डार्क करके देते हैं कि तुम लोग बेटा जल्दबाजी मत करना, करेक्ट को पहचान लेना। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन व्हाइल दैट ऑफ SO2 इज बेस्ड ऑन रिडक्शन। क्या यही सेम वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे कह सकते हैं सर आपकी कुछ वीडियोस ऐप पर है, हमें क्या पता। तो जो जो यूट्यूब पे है मैं बताता जा रहा हूँ कि मैंने कहाँ पे कौन सी बात बताई है, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर तुमने पेपर में बढ़िया कर दी और फिजिकल तो बढ़िया हो ही जाती है, ऑर्गेनिक में थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो कोई भी पेपर नहीं अटकेगा। इनऑर्गेनिक तो बहुत बच्चों की बिगड़ती है, इसलिए मैं फिजिकल, मोस्टली लोग मेरे को फिजिकल के टीचर की तरह जानते हैं, बट मैं इनऑर्गेनिक को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग क्यों करने पर लगा हूँ अपनी कोचिंग में, केमिक फैक्ट एजुकेशन में, क्योंकि मैं जानता हूँ फिजिकल तो बच्चे फिर भी किसी तरीके से कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक का कोई आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं रटना है। मैंने बताया था कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड, अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने मिस कर दिया, उसको कलरलेस करने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच करने से कलर्ड कंपाउंड क्या होता है, कलरलेस होता है। अब ब्लीचिंग करने का, कलरलेस करने के आपके पास दो रास्ते हैं, ऑक्सीडेशन वाला रास्ता है और रिडक्शन वाला रास्ता है। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन देगा जो, तो ऑक्सीडेशन वालों का जो होता है ब्लीचिंग एक्शन वो परमानेंट होता है जो ऑक्सीडेशन करते हैं, और जो रिडक्शन करते हैं उनका क्या होता है, टेम्परेरी। ये डिटेल में समझाया मैंने आप लोगों को, और मैंने एग्जांपल दिए थे। SO2 जो है जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो इट प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन, और ओजोन एंड क्लोरीन ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये ब्लीचिंग एक्शन के बारे में बाकी डिटेल यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। हेलोजन एंड फैमिली पे रिएक्शंस हैं, इनकी रिएक्शंस भी मैंने बताई थी, तो मैं तुम्हें दिखाता जा रहा हूँ कहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है, साफ साफ बताता जा रहा हूँ। pKa की वैल्यू पूछी है कि pKa ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि नहीं होगा। देखो pKa होगा ज़्यादा तो Ka होगा कम, Ka कम होगा तो होगा वीक एसिड, ठीक है। तो हमें pKa क्या चाहिए, कम, pK कम होगा तो Ka क्या होगा, ज़्यादा, और एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pK कम, एसिड ज़्यादा। इसके अलावा XeF2 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, तो मैंने बताया है ज़ीनोन के पास होते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 5, TBP ज्योमेट्री हो जाएगी, हाइब्रिडेशन sp3d। लोन पेयर अकॉर्डिंग टू द बेंट्स रूल विल ऑक्यूपाई, बेंट्स रूल बोल सकते हो, या हम अच्छे से जानते हैं कि फ्लोरीन की एपिकोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। ये वर्ड्स बिल्कुल सुने होने चाहिए, एपिकोफिलिसिटी, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में कुछ भी आ सकता है। इसलिए DU के पेपर के लिए मैं आप लोगों को यहीं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि साइड में थोड़ा आइडिया देते जा रहा हूँ कि अगली बार रिवाइज करते वक्त किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। तो लीनियर इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा, SO2 V शेप होता है, SbCl3 पिरामिडल हो जाएगा, TeF2 कैसा होगा, ओके Te के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो 2 लोन पेयर, तो TeF2 जो है सल्फर के नीचे आता है ना, तो ये भी बेंट है। तो I के पास, आयोडीन के पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक गेन कर लेगा तो कितने हो गए, 8 में से इसने 2 से ही बॉन्ड बनाए हैं, Cl एंड Cl। तो दैट इज वाई दोनों के दोनों क्या है, आइसो स्ट्रक्चर। मैंने कितनी बार पढ़ाते वक्त बोला आइसो स्ट्रक्चर मतलब लिख लेना बेटा, सेम शेप, कुछ जरूरी नहीं हाइब्रिडेशन सेम हो, जरूरी नहीं कि ज्योमेट्री सेम हो, शेप सेम होगी, देन ओनली वी कैन कॉल देम आइसो स्ट्रक्चरल।
एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आ गया है पीरियोडिक का। क्या मैंने शुरू में ही नहीं पढ़ाया हुआ? पहले लेक्चर में पढ़ाता हूँ मैं। जनाब आली ने ये बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए, उनमें भी बताता हूँ किन किन की। एम्फोटेरिक में क्रोमियम वाला ध्यान रखना, लेकिन इसमें तो जनाब आली का जिंक ही आ गया है। तो जनाब आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर गए। इनकी जो ऑक्साइड्स होती है वो कैसी होती है? एम्फोटेरिक होती है, लेकिन सारी नहीं। मैंने क्रोमियम की बता रखी है, कुछ मैग्नीज के केस बता रखे हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। Cr2O3, CrO, CrO3, ये तीनों की तीनों एम्फोटेरिक नहीं है। वीडियो देखिए और पता लगा लीजिए, यूट्यूब के ऊपर ही है वीडियो, ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से पढ़ो। तो इनऑर्गेनिक जैसा टॉपिक जिसको हम टफ समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मैक्सिमम चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन, नीट का क्वेश्चन रिपीटिशन में है, नीट में आया, क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं बार बार, बेटा मैं 11th क्लास के बच्चों को भी आज पढ़ा रहा हूं और जो पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आज पढ़ा रहा हूं। तो मेरे सामने पूरा पैटर्न है, मैं देखता, मेरे को पता लग जाता है कौन सा पेपर में किस टाइप का कहां से क्वेश्चन कॉपी कर रहा है। तो इसलिए मैं देखते पहचान लेता हूँ ये पेपर में कहाँ आया हुआ है। तो इसमें तुमको क्या निकालनी है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है भाई। H नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये N3 नेगेटिव और H पॉजिटिव। मेरे को पता है इसमें से किसी ने कोई गलती की नहीं होगी, और ना ही तुमने ये वीडियो इसलिए देख रहे हो कि तुम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सीख सको। फिर भी बताता हूँ, 3 नाइट्रोजन पे -1, 1 नाइट्रोजन पे 1/3। NH2OH मैं कैसे निकालता हूँ जल्दबाजी में? हम जानते हैं OH पे नेगेटिव होता है, तो NH2 पे क्या आ गया? पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होंगे 2, और लेकिन नाइट्रोजन पे इसका मतलब क्या है? -1, तभी तो क्या आ सकता है? टोटल चार्ज कितना आ सकता है? NH2 पे +1 आने का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन में -1 है और एक हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन पे +2 हो गया। क्लियर है? मैं कितनी स्पीड से कैसे कर रहा हूँ? हाइड्रोजन मैं इसको बता भी देता हूँ। हाइड्रोजन में भाई NN बॉन्ड ब्रेक करोगे तो किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इसको तोड़ोगे तो -2, इन दोनों को तोड़ोगे तो -2, तो क्या आ गया? -2। स्पीड से करना है पेपर। एमोनिया में -3 है, सोचो मत। तो हाईएस्ट जो है वो ये हो गया। अब ये मत कहना सर हमें -1, -1/3, -2 और -3 में हाईएस्ट निकालना नहीं आता। Which of the following cyano complex should exhibit the lowest value of magnetic moment? Magnetic moment बेसिकली इनके कहने का मतलब है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को VBT के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, और मैंने डिटेल में पढ़ा है, सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। कोबाल्ट 3+ में कैसे स्पीड से आंसर करते हैं, देख लूँ कहीं ऐसा ना हो और स्मार्टनेस के चक्कर में मैं गलत कर दूँ। कोबाल्ट 3+ इज D6 साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 0 आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ये तो आंसर हो गया गेम्स विच एग्जिस्ट लोएस्ट, तो यही हो गया आंसर, खत्म करो। 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, समझ आ रही है बात? अब कुछ बच्चे होंगे सारे आंसर सोल्व करके देखेंगे, अबे जब किसी के पास नंबर ऑफ अनब्रेक्टोन 0 ही हो गए हैं तो उससे कम तो और क्या ही होगा। किसी के पास दो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 के पास 0 हो गए, तो क्योंकि आंसर तो करेक्ट एक ही होगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज इन योर एग्जाम, योर ब्रेन। ये बायोऑर्गेनिक से आ गया है, फिर से कौन सा हो गया है? FECUROU। इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। आई गेस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो कितने थे? 120 थे ना बेटा। तो अगर 120 थे तो कुछ क्वेश्चन क्या रियली में हमने मिस कर दिए हैं? हो सकता है कोई क्वेश्चन रह गया हो। ओके, ये वाले लास्ट वाले टाइप नहीं है। चलिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ क्वेश्चन क्या कहते हैं। अरे क्यों है तो ये तो रहे, अपन फालतू में टेंशन ले रहे। बॉर्न हैबर साइकिल, अरे भैया बॉर्न हैबर साइकिल का मानना क्या था? मैंने क्या बताया था? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते थे किस तरीके से? मान लो Na+Cl नेगेटिव मिलके नहीं गलत कर दिया मैंने, बॉर्न हैबर साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। सोडियम सॉलिड होता है, क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है, और ये दोनों मिलके NaCl प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका हाफ मोल लेंगे ताकि 1 मोल प्रोड्यूस हो, तो 1 मोल NaCl प्रोड्यूस करेंगे, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई। अब NaCl बनाने के लिए Na से पहले Na+ जाना पड़ेगा, सॉलिड से पहले गैस लाना पड़ेगा, फिर Na+ एक्वस बनाना पड़ेगा। Cl2 का पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एटॉमिक Cl लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो लैटिस एंथैल्पी, यानी लैटिस एंथैल्पी निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस का एक ही बेसिक आइडिया है जो मैं हमेशा पहले समझा के चलता हूँ कि वाई वी आर यूजिंग दिस, वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड हैबर साइकिल हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छे से बनानी आती हो, मैंने सिखाई भी है सबकी। इसका आइडिया ये था कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो, चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स 2 3 4 5 स्टेप्स में हो, तो टोटल एनर्जी जो लगेगी चाहे एक स्टेप में हो या 5 स्टेप में हो बराबर हो। तभी तो हम लिखते थे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सारी जोड़ के, यानी कि हम क्या करें, एनर्जी शुड बी कंजर्व, यानी किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है,
द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, तो सोडियम है, नाम से पहले कैटायन का नाम आता है सोडियम। अब हम बात करते हैं प्लेटिनम हमारा लिगेंड है, सॉरी मेटल है, तो प्लेटिनेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे +1 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स पे -1 चार्ज होगा तो 8 आएगा ही एंड में, तो प्लेटिनेट सब में ही है, तो अभी हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। मैं एलिमिनेशन वाले मेथड पे वर्क कर रहा हूँ। अमोनिया को बोलते हैं एमीन, सब में एमीन से ही स्टार्ट है, डबल M भी है एमीन में, तो सब सही हो सकते हैं। देन आता है ब्रोमो, इसमें ब्रोम है, क्लोरिडो क्लोरिडो क्लोरिडो, खत्म किस्सा। बात समझ में आ रही है? इन पेपर यू हैव टू एलिमिनेट द आंसर, वहां नॉलेज का भंडार बन के नहीं देखना कि हम तो सबका बताएंगे, नहीं। फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द नोबल गैसेस इज फॉलोइंग, दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब ध्यान से समझिए, क्या नोबल गैस नॉन मेटल होते हैं? नॉन मेटालिक मतलब होती है जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कभी भी कि नहीं हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स आ गई मेरे दिमाग में, बट वी हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। तो देखते हैं, दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, यस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही हैं मोस्टली, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो रिएक्ट नहीं करना चाहते किसी साथ। रेडियो एक्टिव नेचर में होते हैं, इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी फॉल्स, क्योंकि रेडियो एक्टिव तो नहीं है लेकिन रेडोन तो है। ओ दैट मीन्स इसमें कहीं सच्चाई हो सकती है, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं। जीनोन इज मोस्ट रिएक्टिव, यस मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है जीनोन के है, क्योंकि जीनोन के नीचे रेडोन आ जाता है, वो रेडिएक्टिव है। अदरवाइज अगर रेडोन रेडिएक्टिव नहीं होता तो उसके सबसे ज्यादा कंपाउंड होते, डाउन द ग्रुप जा रहे हो ना, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। और जितने भी नोबल गैसेस हैं आप ध्यान से देखिए, उनमें मोस्टली जीनोन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है, यानी जीनोन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अगर जीनोन पे पॉजिटिव चार्ज आता है विच मींस जीनोन जो है वो मेटालिक कैरेक्टर रख रहा है, तो हाउ कैन यू से इट कि नॉन मेटल जो है वो जो नोबल गैसेस हैं वो मेटालिक कैरेक्टर नहीं शो करती, नॉन मेटालिक करती हैं। तो वैसे तो अगर आंसर करना हो तो मैं बोलूंगा कि सारी की सारी के लिए तो नॉन मेटालिक वाली बात भी सही नहीं लेकिन सारी के लिए तो बात कोई सी बनेगी भी नहीं, तो जो बेस्ट पॉसिबल है मैं बोलूंगा वो नॉन मेटालिक, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ रेडोन पे तो बात सेटिस्फाई हो रही है, एटलीस्ट रेडोन जो है वो तो रेडियोएक्टिव है, हमें चूज ही बेस्ट करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, इसको तुम GOC में ले सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ले सकते हो, आप जानते हैं। कॉन्जुगेट बेस एसिड बेस थ्योरी होती है, जिसका एसिड वीक होता है उसका बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसका एसिड क्या हो गया? HCl, ये तो मिनरल एसिड है, pK नेगेटिव -6 के आसपास होता है। मैंने GOC पढ़ाई है, मैंने pK के आइडिया देते हुए सारे समझाए हैं। एसिडिक एसिड का pK 4.5 होता है। कितनी बार केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया है, एसिडिक एसिड का pK कितनी बार रटवाया, 4 पॉइंट समथिंग है। H2SO4 का भी कम होता है, इससे काफी नेगेटिव भी होता है पहला वाला, तो HNO3 का भी नेगेटिव होता है अराउंड। तो ये तो मिनरल एसिड्स हैं तीनों, ये तो ज्यादा एसिडिक होंगी ऑब्वियसली, ये ऑर्गेनिक एसिड है तो वीक है, 4 के आसपास है इसका पीके, तो ये वीक एसिड है, इसका बेस क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस पेपर से हमने क्या सीखा? अभी हमने आज की क्लास में स्पेशली किसको एंड अप किया है? ऑर्गेनिक। अब आने वाले डेज में इसी तरीके से BHU के जो पेपर हैं उसका फिजिकल पार्ट जो है उसमें कैसे बात समझनी है, ऑर्गेनिक में और एनालिटिकल पार्ट में हम एक करके देखेंगे। तो यहाँ से अब याद रखना DU के लिए क्या करना है आप लोगों को, तो DU का एग्जाम जो है इसी तरीके से होता है, पर DU वाले जो है रटने वाला पोर्शन देते हैं, ऐसी बात नहीं भी देते हो, पर इससे एक आइडिया फिर से लग गया है हमारा केमिस्ट्री के बारे में, वो ये कि पीरियोडिक पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन इतने आसान आएंगे कि आप कर देंगे, तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ करके चले जाना, ठीक है। DU वाले हायर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़िए और OMC अच्छे से पढ़िए, यानी इनऑर्गेनिक में अगर रिवाइज करना है कोऑर्डिनेशन एंड OMC। DNA ब्लॉक की आकाश सर की वीडियोस आएंगी, लेकिन क्योंकि एग्जाम बहुत पास है तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप, इट डजंट मैटर। आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर ये वाला चैप्टर तो रह गया, ये वाला रह गया। बेटा तुम्हारा ये वाला रह गया, किसी का कुछ और रह गया होगा। देयर इज नो वन जिसके सारे टॉपिक कंप्लीट है। तो मैंने टॉपर बच्चे पढ़ाए हैं, रैंक 1 रैंक 2 इतने लाते हैं जो बच्चे, और वो भी मैंने देखे हैं कि वो यही सोचते हैं सर मेरा तो ये रह गया, ये हो गया। तो मैं तुम्हें भी यही बताता हूँ, उनको भी यही कहता हूँ जो आज तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हर किसी का कुछ ना कुछ छोटा ही हुआ है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। किसी को कुछ नहीं आता होगा, कोई किसी में स्ट्रॉन्ग हो, कोई किसी में। तो तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो, तुम्हारा वीक पार्ट दूसरा जरूर हो सकता है। तो वो टेंशन मत लो, यहाँ कंपटीशन है, किसी को फुल स्कोर नहीं करना है, सिर्फ इतना स्कोर करना है कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको मैंने एनालिसिस दिया है, मैंने बताया है कि मैंने हर चीज पढ़ाई है जो इसमें आई हुई है और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। दिस इज हाउ वी डिस्कस अ पेपर और असाइनमेंट जो हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको बार बार कहता हूँ, जरूर जुड़ो और जरूर उन क्वेश्चंस को करो, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है बुक्स में हैं, रिसर्च पेपर्स में हैं, जो हम टेस्ट सीरीज में ऐड करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स बेटा। Subscribe our YouTube channel and download app now.